ओके, बात नहीं करो। सर हाँ जी सर बोलिए। सर मेरे भी 76.5 आए थे सर। 76.5 किसके हैं? यस, हाँ, मेरे आप में आओगे यश के तो मैच में। तुमको हाथों में पेन चाहिए कि ऑनलाइन? ये अरे तुम्हारी नहीं सर, मैं कह रहा हूँ जब आऊंगा तो प्राइस दे ये देना। 76.5 है। ठीक है, जब आओगे तो तुम्हारा प्राइस रखा है। हाँ ना, ईशान की कॉपी कहाँ गई? मिली नहीं? ईशान की कहाँ से? सेट 4 किया है तुमने ना? सेट 4 का ही बोल रहे हो ना? मैं देख के दूंगा। साइंस वाली नहीं दी है ये। हैं? तुम कौन सा मांग रहे हो? तो ये वाला है सेट 4। सेट 4 मिला है आपको? ये वाली कॉपी, ये वाली देखो। हाँ? ये नहीं मिली? देख के दे देंगे। घर में होगी? हाँ? घर में पहुंच गई होगी। कितने नंबर थे? साइंस की मत बात करो। ठीक है, इसकी दे देंगे अगर होगी तो। चलो ओके, सेवन कभी क्वेश्चन देखिए। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ब्रोमोपेंटेन। ओके, Y covalent compounds are volatile in nature with low boiling and melting point. Why? आप बताइए क्या बता रहे हैं सर? तो फिर क्यों बात कर रहे हैं? कोवेलेंट कंपाउंड्स आर वोलाटाइल, वे वाष्पीकृत क्यों हो जाते हैं? वोलाटाइल इन नेचर विथ लो बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। जैसे हम ये देख लें कि CO2 एक कोवेलेंट कंपाउंड है, और अगर हम इसका बॉइलिंग पॉइंट ये मेल्टिंग पॉइंट देखें तो -29 डिग्री सेल्सियस है। तो कोवेलेंट कंपाउंड है। तो कोवेलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं? दे एग्जिस्ट इन मॉलिक्यूलर फॉर्म। वे कैसे होते हैं? जबकि आयनिक कंपाउंड फॉर्म्स एक्सटेंडेड लैटिस। ईच कैटायन इज स्ट्रांगली अट्रैक्टेड विद एनायन। ईच कैटायन किससे अट्रैक्टेड है? देखो यहाँ पे, तो यहाँ पर ये सोडियम जो है ग्रे कलर का है, और ये कैसा है? दिस इज ये क्लोराइड आयन है। इनके बीच में कौन सा फोर्स है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सो ये एक एक्सटेंडेड लैटिस है। ये कितना बड़ा भी सोडियम हो, सोडियम क्लोराइड के पहाड़ खड़े हैं, और वो मजबूत पहाड़ है। तो व्हाई इट इज? बिकॉज इसमें स्ट्रॉन्ग फोर्स है। जबकि CO2 में क्या है? C ने O के साथ बॉन्ड बनाया, O के साथ, तो ये CO2 मॉलिक्यूल है। ये दूसरा वाला भी अपना अपना बना रहा है। बिटवीन एनी टू मॉलिक्यूल्स देयर इज वीक वांडर वाल फोर्स, दैट इज वीक मॉलिक्यूलर फोर्स। दो मॉलिक्यूल के बीच जो फोर्स लगता है उसे क्या कहते हैं? भाई उसने अपने अपने ऑक्टेट पूरा कर लिया, वो खुश है अपने परिवार में, उसे दूसरे परिवार से क्या लेना देना। तो एक का जब फुल ऑक्टेट हो गया, उसने अपने आप को सेटिस्फाई कर लिया कोवेलेंट बॉन्डिंग से, तो क्या लिखेंगे? इन कोवेलेंट कंपाउंड्स ठीक है, इट एग्जिस्ट इन मॉलिक्यूलर फॉर्म। ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? सिर्फ डायमंड का केस छोड़ दो। डायमंड में उसे हर तरफ से बनाना पड़ता है 4 बॉन्ड, तो वो नहीं तो पूरा ही ना हो पाए। डायमंड एक इसमें एक्सेप्शन है, अदरवाइज सारे किस फॉर्म में हैं? दैट इज मॉलिक्यूलर फॉर्म। कोवेलेंट कंपाउंड्स इट एग्जिस्टेड in molecular form, and each molecules, different molecules
ये आर अट्रैक्टेड बाय वीक, तुम्हारा मन हो तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बोलो, या तुम्हारा मन हो तो वीक वांडर वाल फोर्सेस भी बोल सकती हो। क्या बोल सकती हो? इंटरमॉलिक्यूलर, ये बहुत इनके बीच में वाला कितना फोर्स होगा, बहुत थोड़ा ही होगा, कोई रीजन नहीं बनता नहीं। सो वीक इंटरमॉलिक्यूलर या वीक वांडर वाल फोर्सेस, दोनों ही नाम चलते हैं, ये भी खूब चलन में। वीक वांडर वाल फोर्सेस के द्वारा अट्रैक्ट है। सो बाय गिविंग अ लिटिल अमाउंट ऑफ हीट देयर वीक वांडर वाल फोर्स इजीली कैन बी ब्रोकन। हल्की सी इनको हीट सप्लाई करो। आइस तुम्हें मालूम है, ड्राई आइस, ड्राई आइस को जरा सा हीट दो तो वो किस में बदल जाता है? अपने आप वो सब्लिमेट हो जाता है CO2 में। या कोई भी है, ज़्यादातर आप मॉलिक्यूल देखो हवा में जितने भी है सब ऐसे ही घूमते रहते हैं। वाटर को ही 100 डिग्री सेल्सियस दो तो उड़ जाता है। तो इनके बीच में कैसा फोर्स है? और जबकि सोडियम क्लोराइड को 1440 केल्विन टेम्परेचर देना पड़ता है, कितना ज़्यादा अंतर, ठीक है कि नहीं? मेटल्स में भी ज़्यादा, ये जितने भी मेटल्स हैं ना इस सीढ़ी के इधर सब, दैट इज 2000 केल्विन का टेम्परेचर देना पड़ता है। आयरन ले लो, कॉपर ले लो, इन सबको मेल्ट करने के लिए क्या है? दैट इज 2000 या 2000 से ऊपर। मेटल में क्या देना पड़ता है? 2000 से ऊपर का। लेकिन CO2 के केस में ऐसा नहीं है, वो डीप फ्रीजर में रखो तभी ड्राई आइस है, अदरवाइज निकालते ही सब्लिमेट हो जाएगी। तो इन बॉन्ड्स को कैसे तोड़ा जा सकता है? These bonds can be broken by supplying a little amount of heat. So these bonds can be broken by supplying a little amount of heat. So these have low melting point and boiling point. Contrary to it, इसके विपरीत क्या है? Contrary to it, the constituents of ionic compounds are ions. बताओ इसके constituent क्या है? घटक दल कौन कौन से हैं? The constituents of ionic compounds are ions. प्रवीण इस सेंटेंस को पूरा करो। Which are bonded? Strong Bonded by strong electrostatic force, ठीक है? And it requires large amount of energy to separate these ions. इनको सेपरेट करने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए। Large amount of energy is needed to break such bonds. Example, NaCl has melting point of 1440 Kelvin, while covalently bonded carbon dioxide is having melting point as -29 degree Celsius, ठीक है? While CO2 या ड्राई आइस, मान लो ड्राई आइस को ये मेल्ट करें एज सब्लिमेशन पॉइंट, क्योंकि वो पॉइंट ऑफ सब्लिमेशन ही है उसका, उसी पे वो सब्लिमेट हो जाएगा। माइनस जो CO2 का मेल्टिंग पॉइंट है, मतलब उससे ऊपर होने पे जब आप उससे ऊपर पहुंच गए वो बस वेपराइज हो जाएगा। तो एज -29 डिग्री सेल्सियस एज सब्लिमेशन पॉइंट, क्योंकि वो मेल्टिंग बोलोगे तो ठीक नहीं, वो लिक्विड बदलता ही नहीं है। आप ये जानिए -29 है ना, अब -29.1 डिग्री वही बॉइलिंग है, तो क्यों वो लिक्विड बदलेगा? तुम देख ही नहीं पाओगे लिक्विड बदलते उसमें बदल गया। ऐसा नहीं कि वो दोनों पॉइंट कोइंसाइड कर गए हैं, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इतने पास आ गए हैं कि तुम उसका लिक्विड फॉर्म देख ही नहीं पाती हो। कपूर में भी, कपूर जो होता है ना वो सब्लिमेट बोल रही हो, लेकिन उसके ऊपर हल्की लेयर हाथ लगाओ तो ऐसा लगेगा कि वो भीगा है। तो इसका मतलब है जो उसका वो पॉइंट है
मेल्टिंग पॉइंट है, उससे 1 डिग्री ज़्यादा बस बॉइलिंग है। तो ऐसी ही चीज़ें सब्लिमेट होती हैं। बात समझ में आ गई? और इसमें तो सिर्फ 0.1 का ही अंतर है। सो एज सब्लिमेशन पॉइंट, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं, ऊपर का लिखने से काम चल जाएगा, लेकिन आपके समझने के लिए है। आगे देखिए, और कोई भी है? वोलेटाइल का मतलब है विच वेपराइजेबल, वाष्पीकृत हो जाए, दैट इज वेपराइजेबल, ठीक है, जो इवापोरेट हो जाए। अब जरा देखें, व्हाट डज इट मीन बाय एसी करंट एंड डीसी करंट। सो आया है क्वेश्चन पेपर में, तो पूछेंगे बता पेपर में पेपर में। चलो स्टडी मटेरियल ये हमें जानना भी चाहिए। सो जैसे हमारे पास एक बैटरी होगी, तो बैटरी कौन सी होती है जो हम लोग यूज करते हैं? क्या वो गैल्वानिक सेल है? ठीक है, तो A.K. गलवानी ने उसका आविष्कार किया था, जो कि डिफरेंट मेटल्स को अगर उसके सोल्यूशन में रख दिया जाए तो फिर उससे हम केमिकल एनर्जी को किसमें बदल सकते हैं? इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो हम ये कह सकते हैं कि इफ द पोलैरिटी ऑफ टर्मिनल डज नॉट चेंज देन सच करंट इज कॉल्ड डायरेक्ट करंट। जैसे कि तुमने एक बैटरी ले ली, तो क्या तुमको लगता है कि ये पोलैरिटी प्लस से थोड़ी देर में माइनस हो जाएगी कि नहीं लगता? बोलो, नहीं लगता, क्योंकि इसमें पोलैरिटी बदलती नहीं है। तो यहाँ पर क्या है कि ये निगेटिव ही टर्मिनल रहेगा और ये कैसा रहेगा? पॉजिटिव टर्मिनल रहेगा। तो इफ द पोलैरिटी ऑफ टर्मिनल डज नॉट चेंज देन सच करंट इज कॉल्ड, जबकि इसमें 1 सेकंड में ये टर्मिनल 50 बार पॉजिटिव होता है, 50 बार निगेटिव होता है, इसलिए अल्टरनेटिंग करंट। ये इसकी फ्रीक्वेंसी इस करंट की क्या है? 50 हर्ट्ज। वो इलेक्ट्रॉन आगे गया तभी ये प्लस हो गया, वापस आओ, चलो फिर निगेटिव, चलो जाओ, धक्का दे रहा, वहीं पर ऑसिलेट कर रहा है। तो ये कैसी करंट है? ये वो करंट है जो हमने उसको घुमा के नहीं बनाई थी, जो माइकल फैराडे में हमने कहा था वो अपने अंदर अगर फ्लक्स ज्यादा जाए तो उसका भी विरोध करेगा। तो क्या जब वो पहिया बार बार घूमेगा लूप, तो बार बार फ्लक्स बदलेगा क्या? तो बार बार क्या करंट भी बदलेगी और बार बार उसकी पोलैरिटी भी बदलेगी। इसके बारे में ज़्यादा तो आप 11th में पढ़ोगे, लेकिन इतना जान लो कि वही चीज़ प्लस भी बन जाएगी, क्योंकि आधे लूप में फ्लक्स बढ़ेगा और आधे लूप में घटेगा जब उल्टा करोगे, तो हर बार उसकी पोलैरिटी चेंज होगी। तो इस तरीके से जो हम करंट पाते हैं किसी इलेक्ट्रिक डैम में, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, तो उसमें वही चीज़ होती है जो उसको घुमाने से हम लोग पैदा करते हैं। डायनमो, साइकिल चलाते हुए, स्कूटी, तो लाइट जलती रहती है कि नहीं, उनमें वही सब नियम चलते हैं। तो बताइए, व्हाट डज इट मीन बाय डायरेक्ट करंट? When the polarity of Terminals does not change with time, then such current is called direct current. When polarity of terminal does not change with time, ठीक है, it is called direct current. Such current can be drawn by using cell और बैटरी। कोई भी सेल अगर बैटरी करोगे, या फिर गैल्वानिक सेल, ये सारी गैल्वानिक सेल है। So such current can be drawn by using बैटरी कुछ नहीं है, वो सेल की सीरीज है, बहुत सारे सेल एक साथ हो जाए तो बैटरी कहलाती है। Now what is alternating current? If the polarity of terminal keep on changing at regular interval of time, तो उसे क्या कहेंगे? इस चीज को डीसी कहना चाहिए। लेकिन डीसी करंट एक और लगा दिया, वो ठीक नहीं है बोलना, लेकिन डीसी वोल्टेज बोलते हैं, तो उसी में उन्होंने डीसी करंट भी लोग बोलने लग गए। सी का ही मतलब करंट है। एसी वोल्टेज ज़्यादा यूज़ होता है तो लोगों ने एसी करंट भी बोलना शुरू कर दिया। फिर वैज्ञानिकों ने कहा कि पब्लिक को ज़्यादा वो नहीं करेंगे, जो बोल रहे हैं वही ठीक है, क्योंकि कॉमन लोग नहीं समझ पाएंगे ना उस चीज़ को। तो एसी वोल्टेज ज़्यादा बोला जाता है,
तो उन्होंने जब एसी करंट भी बोलना शुरू कर दिया तो ये क्या है कि फिर टंग ट्विस्टिंग हो जाता। तो एक मैकेनिक के लिए बड़ा मुश्किल है कि वो अल्टरनेटिंग बोले एसी बोले, तो वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते ना, लेकिन काम तो उसी में करते हैं। तो व्हाट डज इट मीन बाई एसी करंट, अल्टरनेटिंग करंट? अल्टरनेटिंग करंट में पोलैरिटी चेंज होती जाएगी। जैसे ये देखो, अब इसमें समय के साथ ये एक ऐसी करंट है, ये ग्रो करेगी, फिर कम होगी, फिर ग्रो करेगी, करंट है, और ये टाइम है। तो एक बार प्लस होगी, एक बार माइनस, और एक सेकंड में ऐसे 50 वेव्स बनेंगे। 50 वेव्स का मतलब समझते हो कि ये एक बना है, तो इतना वेव बनने में ही 1/50 सेकंड लग गया। 50 हर्ट्ज है ना, तो इतना आगे बढ़ने पे ये कितना लग गया बोलो, यहाँ से यहाँ तक पूरा एक वेव बनने में 1/50 सेकंड। तो पूरी एक सेकंड में 50 वेव बन जाएंगी। जितने हर्ट्ज है उतना बन रहा है एक सेकंड में। भाई आप ये जान लीजिए कि इंडिया में जो हमारा डायनेमो घूमता है वो 50 बार घूमेगा, और अमेरिका में 60 बार घूमेगा, वहाँ 60 हर्ट्ज के इक्विपमेंट है। तो इसलिए तुम्हारे मामा जब लाते हैं अमेरिका से लैपटॉप, तुमको तो लो अमेरिका से ले आए, अब हम चार्ज कैसे करो, दुबई से लाते हैं, खुश हो जाती हो, वहाँ भी 50 हर्ट्ज है, यहाँ भी 50 हर्ट्ज है, मामा बहुत अच्छा किया तुम हमारे लिए लाए ना। तो जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वहाँ 60 हर्ट्ज के अप्लायंस चलते हैं, वो यहाँ एक्सपोर्ट नहीं होते। और जो कि थाईलैंड और ये वाली जो बेल्ट है वहाँ 50 हर्ट्ज के चलते हैं, तो तुम खुश हो जाती हो। ये और कोई रीजन है? मामा तो वही है। चलो आगे देखो। तो अब इस तरीके से व्हाट डज इट मीन बाय अल्टरनेटिंग करंट? So if polarity of terminal keep on changing, जरा ये देखिए, इस तरीके से तुमने एक बल्ब लगाया तो, और इसमें इसको ऐसे दिखाया जाए, और ये की है, इसको कहेंगे एसी करंट, करंट भी लिखते हैं। तो इसको इस तरीके से दिखाएंगे कि वेव फॉर्म, समझ में आ गई? ये 220 वोल्ट की हमें मेन सप्लाई लाइन का वोल्टेज मिलता है, तो 220 वोल्ट का। इफ पोलैरिटी ऑफ चेंज कैसे होगी, मतलब इलेक्ट्रॉन्स उधर ही ऐसे एक्सेलरेट कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेट नहीं करेंगे। जरा तुम यहाँ ध्यान दो कि हमारे पास क्या है कि जैसे कि हमने यहाँ पर ये ऐसे ले लिया लूप, ये देखो ध्यान दीजिएगा थोड़ा, तो इस तरीके से आपने लूप ले लिया, और इसमें हमने यहाँ एक मोटर लगा दी, ये क्या कहते हैं, मैग्नेट। तो मैग्नेट में ये दो मैग्नेट हैं, एक नॉर्थ हो गया और एक क्या हो गया, साउथ हो गया, ठीक है। इस लूप को हम घुमाएंगे, तो इस लूप का क्या नाम है, ABCD, ये लूप है। तो अब जब धीरे धीरे ये हमारे पास लूप है, ये ABCD लूप है, और अब ये बताओ कि इसमें नॉर्थ से साउथ क्या होगा, क्या मैग्नेटिक फील्ड जा रही है? तो अभी तो इसमें से जीरो फील्ड जा रही है, लेकिन धीरे धीरे मान लो एक तरफ से रोटेट करें तो क्या धीरे धीरे बढ़ रहे हैं फ्लक्स? तो ये कहेगा अरे हमारे फ्लक्स तो बढ़ रहे हैं, यहाँ से आ रहे फ्लक्स, कहेगा अभी रुको तुमको बताते हैं, ऐसी करंट फ्लो कराएगा, कहेगा हम तुम्हारे फ्लक्स काट देंगे, तुम हमारे अंदर से फ्लक्स क्यों बढ़ा रहे हो? हमने यही बताया था कि नहीं? इनर्शिया का प्रिंसिपल क्या होता है कि फ्लक्स बढ़ेंगे तो वो उसका विरोध करेगा, और कम होंगे तो उसका विरोध करेगा। वो कहेगा मेरे जितने फ्लक्स है अभी जीरो है, जीरो रहने दो। जब धीरे धीरे तुमने ऐसे बढ़ाया तो क्या नॉर्थ से इधर जाने लगी, देखो जरा, तो ये कैसा बताएगा करके, तो यहाँ से ऐसी करंट फ्लो करेगी, तो यानी ये टर्मिनल जो होगा, तो अब देखो मान लीजिए अब इसका अगला डायग्राम, मैं इसको ऐसे रोटेट करा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, तो किसी भी एक डायरेक्शन में रोटेट करा दो। चलो मैं ऐसे रोटेट करा देता हूँ, ठीक है, अब ऐसे रोटेट कराया, तो अब आगे का पिक्चर देखिए कि क्या चीज होगी। नेक्स्ट डायग्राम, नाउ दिस विल बी, अब ए भी ऊपर आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा बताओ, ये देखो ये बी ऊपर आ गया कि नहीं, घुमाया ऐसे, ये घुमा दे, तो बी कहाँ आ गया और सी कहाँ आ गया, नीचे। और ये इसके दो लूप हैं, तो ये ए का टर्मिनल है और ये दो अलग अलग टर्मिनल है, तो T1 टर्मिनल है और ये कैसा है T2, तो इसे
जहां बी ए और बी ए के साथ क्या था, और यहाँ क्या लिखोगे, सी ओ डी। इतनी बात समझ आ गई। और ये सर वहाँ पे डी है। ये सी डी लिख लीजिए। अभी हम इसको वीडियो के माध्यम से भी बताएंगे आपको, पहले इसमें समझने की कोशिश करें। सो दिस इज नॉर्थ है और ये क्या है, साउथ। अब मुझे बताओ कि ये देखो कि हमारे पास क्या दिखाया गया आपको कि मान लीजिए 4 टर्मिनल है, तो इसमें एक टर्मिनल ले लें और यहां से करंट चलेगी, और ये दिस इज T1, दिस इज T2। तो ये दीवार नॉर्थ है और ये दीवार साउथ है। अब यहाँ पर ये T1 T2 है, कैसा है, T1 T2, ये देखो है। तो इधर क्या लिखते हैं, A B C और D, ये बिल्कुल वही चीज हो गई। अब इसको ऐसे कर लिया। ऐसे करने के बाद अब ये हमारा इस तरीके से घूमेगा, घूमा। तो ऐसा घूमने से क्या इसके अंदर फ्लक्स ज्यादा जा रहे हैं कि कम, बढ़ रहे हैं। पहले 0 था, ऐसे देख लो ना, अभी कहाँ कोई फ्लक्स जा रहा है। कोई चीज ऐसे रखी, तो जब ऐसे करोगे तो फुल फ्लक्स इस लूप में नहीं जाएगा, अंदर से जितना जा रहा है फ्लक्स, तो फ्लक्स बढ़ गए। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें से बढ़ेगी तो वो इसका विरोध करेगा, कहेगा हमारे अंदर से फील्ड लाइंस मत जाओ, जितनी भी 0 थी 0 ही रहने दो। तो ऐसे में इसे आने वाली फील्ड लाइंस को काटने के लिए क्या करना चाहिए, नॉट कर देगा, क्या तुम इधर से ला रहे हो, यहाँ से काट देंगे तुम्हारा। तो अब ये क्या करेगा, बताओ करंट कैसे फ्लो करनी चाहिए। तो यहाँ से देख लो, ऐसे ही बना रहे हो कि नहीं, देख लो। तो आप बताइए अगर करंट ऐसे फ्लो करे, ए से जाए, अभी दिखा रहा हूँ, और यहाँ से आपको मैं बता दूंगा, यहाँ से ऐसे आई और यहाँ से कैसे आई और यहाँ से कैसे आई, बोलो सही है, देख लो, हाथ से करके देख लो। तो ये चीज है। तो क्या तुम मुझे ईशान बताओगे इसको देखते हुए कि जहां से करंट जाए उस टर्मिनल को क्या कहते हैं, तो कौन सा टर्मिनल पॉजिटिव होगा और कौन सा निगेटिव होगा। चलो पहली बात हो गई। तो अब हम इसमें T1 को क्या लिख दें, बताओ, पॉजिटिव, और इसको क्या लिख दें, निगेटिव। यहाँ तक बात हो गई। अब हमारा ये कितना घूम चुका है, मतलब ये कैसे था और कैसे घूमा है, ऐसे घूम गया, बढ़ गई ना। लेकिन अब यहाँ पर धीरे धीरे कम होती गई, तो कम होने के बाद ये 0 हो गई। तो इसलिए अब जरा देखो कि अब क्या करेगा कि या सुनो, अभी बता, ये 0 है, जब ऐसे हुई तो फुल हो गई, इसने विरोध किया और फिर इसने कहा अब ये चाहेगा कि फुल ही रहे। ये बिल्कुल प्रेजेंट सिचुएशन चाहता है, जाग रहा हूं तो जागता रहूं और सो रहा हूं तो सोता। फिर इसको चिंता, अरे ये तो कम करने लगा, कम मत करो, कहेगा पूरी है तो पूरी ही रहने दो। पहले 0 थी तो कह रहा था 0 रहने दो, बढ़ने नहीं दे रहा, और अब फुल है और वो कम कर रहा है क्योंकि वो तो रोटेट करेगा। तो कहेगा अरे कम क्यों कर रहे हो, चलो तुम कम कर रहे हो, हम अपनी तरफ से और बढ़ा दें। अब ऐसे बहाएगा, पहले ऐसे था ना, और अब ऐसे बहाएगा, तो क्या करंट उल्टी हो जाएगी। पहले सुनो, फिर से धीरे धीरे बढ़ रही थी, कहेगा क्यों बढ़ा रहे हो, हम काट देंगे। अब घट रही है, घट नहीं रही है, तो कहेगा अरे घटाओ मत, हम बढ़ा देंगे, तुम घटाओगे तो हम बढ़ाएंगे। बात समझ में आई कि नहीं। इसीलिए जब तुम ट्यूबलाइट बंद करते हो तो देर में बंद होती है, क्योंकि उसका जो चोक है कह रहा है हमारी करंट क्यों घटा रहे हो, जलती भी देर से है, बढ़ा क्यों रहे हो, हम विरोध करेंगे। ट्यूबलाइट जलती भी देर से, ये बल्ब नहीं है, उसके पीछे चोक लगा हुआ है, समझ आया, वो कॉइल ही है, वो सोलिनॉइड ही है। बात समझ आई। तो फिर से समझो, तो आधे में इसने ऐसे रखा है और आधे में जब ये धीरे धीरे कम होने लगी तो ऐसे कर दिया, तो पोलैरिटी बदल नहीं गई, है ना। तो इस वजह से आप यही देख लीजिए, ऐसे था और इतने में ही इसने 2 बार पोलैरिटी बदल ली। तो बोलो एक टर्न में कितना करे, अभी तो आधा ही टर्न किया है, अभी तो ऐसे ही इतना ही किया है। फिर समझ में आ गई बात की नहीं। तो जो भी हो, इसमें 50 टाइम्स प्लस होता है और 50 टाइम्स क्या होता है,
माइनस होता है, इसका वीडियो हम भेज देंगे, बट इतना ही क्योंकि ये चीज़ आगे पढ़ाई जाएगी, पहले हुआ करती थी। तो दिस इज एसी जनरेटर का प्रिंसिपल, वो पुरानी है ऐसा मतलब मैकेनिज्म लगा हुआ है। ऐसा। दिस इज एसी जनरेटर, ये है एसी जनरेटर में क्या होता है, ये देखो वहाँ सेलेक्ट करेंगे तो सप्लाई होती है। ये वहाँ लगा रहता है जहाँ पर वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक ड्रैम होते हैं, ये देखो। अब इसको मैं घुमा दूँ तो क्या होगा बताओ, ये ऑन हो गई। ये कौन सा जनरेटर है, तो इसमें सोलेनॉइड का बदल देते हैं। सोलिनॉइड से मतलब नहीं, यहाँ पर ये दिखाया गया है कि ये मैग्नेट है और ये सोलिनॉइड है, ठीक है। तो सोलिनॉइड नहीं है, ये एक तरीके का वायर है, तो वायर के अंदर फ्लक्स आ रहे हैं और जा रहे हैं, देख लीजिए। इसमें वायर को इतने सारे लूप बनाए गए, तो इनके साथ क्या इसके अंदर फ्लक्स एसोसिएट हो जाएगा, ये चीज मैग्नेट। लेकिन एक ही बात है, अगर तुम इससे ना समझो तो तुम्हारे पास एक दूसरा इसी तरीके से मिलता जुलता मैकेनिज्म है, ये देखो। फ्लक्स के आने वाले करंट ये देखो। टर्मिनल बदल। तो करंट अब इसका ये यहाँ से टूट गया, अदरवाइज हम ये कर देते, ये बीच में देख रहे हो क्या, इसको घुमाओगे तो वही चीज नहीं होगी जो अभी हम कर रहे हैं, देख लो। इसके अंदर से फ्लक्स बढ़ेंगे, चलो दोनों तरफ मैग्नेट है कि नहीं, देखो दोनों तरफ मैग्नेट है, ये देखो चिपक गया, तो इसको फंक्शनल करना पड़ेगा, एलईडी लाइट लगा के कर देंगे। पहले हुआ करता था, फिर किसी बच्चे ने इसमें ज़्यादा दम लगा दिया, अब 250 रुपये का है, फिर से कौन लगा। तो तुम्हें ये समझ में आ गया कि नहीं, ये चीज़ वैसे घूमती रहेगी, ऐसे में जीरो होगा तो ना? बार बार। अब इस समय इसमें तो जीरो ये तुम्हें देखना पड़ेगा कि ये नॉर्थ है, ब्लू साउथ होता है और रेड क्या होता है, तो आप देख लेना कि बढ़ रही है, बढ़ा क्यों रहे हो, घटा क्यों रहे हो, बस इतना ही तो है फैराडे लॉ। फैराडे लॉ समझ में आ गया, तो ये वही चीज है। इसका एक हमारे पास फंक्शनल भी रखा है, ये देखो ये चल जाता है, ये अगर चलेगा तो तुमको एलईडी लाइट चल, ये तीनों एक ही चीज है। तो ये देखो अब चल जाए, नहीं ये थोड़ा ढीला हो गया, ज़्यादा नहीं, तो ये चलता, बस ये घूम जाए तो फिर ये लाइट जल जाती है। वो घूम ही नहीं रहा। वो मेरा क्योंकि ये ऐसे घूमता था, घूम गया और लाइट चल जाएगी, इसी बस ये ऐसे घूम जाएगा तो लाइट जल जाएगी। नहीं घूम रहा है। हाँ, तो थोड़ा सा क्या है ना, ये थोड़ा सा इसको चला देना तो हो जाएगा, जरा घुमा, चलो है वही चीज़। आइए देखो घूमने लगा, जल्दी लगा, जल्दी देखा आपने? अब देखो फिर से देखो, अभी सौम्या करेगी, देखो ये देखो, जल गए, है ना, ये देखो, नहीं देखा ये देखो जल्दी, सही है। तो सब एक ही चीज है वही प्रिंसिपल के नहीं। इसी सॉलिनॉइड में तो बार बार फ्लक्स ज्यादा हो रहा है, बार बार बढ़ रहा है। ओके चल अब आगे देखो, अब यहाँ पर अगली डेफिनेशन पढ़िए। ओके ध्यान दें, तो इस सेंटेंस को पूरा करो। इफ पोलैरिटी ऑफ टर्मिनल, keeps on changing in regular interval बहुत of अच्छा, time. चेंजेस इन रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। हमारे यहाँ जितने भी प्रैक्टिकल्स हैं सब 11th 12th के ही हैं, तो हम सोचते हैं आप ही लोगों को सिखा दिया जाए। सब 11th 12th नहीं पढ़ रहा है तो सब रखे ही हुए हैं। और अब आप 11 12 पढ़ा दो। तो ठीक है, 8th वाला अब ये देखो 20 साल से तो 11th 12th ही हम पे पढ़ रहे थे, सब लेकिन अब वापस थोड़े पढ़ाना 2-3 साल से 10th पढ़। क्या तो 8th वाला को चलो, तो इन रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम तो क्या होगा बताओ, देन सच करंट इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट। तो क्या तुम सृष्टि ये बताओगी कि अल्टरनेटिंग करंट क्यों हमारे पास भेजी जाती है, इससे अच्छा डीसी भेज देते। फायदे हैं। यस जैसा मुझे मैं बताऊं,
क्योंकि अल्टरनेटिव करंट डीसी के कंपैरेटिवली लेस एक्सपेंसिव भी होती है और ये वाली दूर तक ले जाई जा सकती है, वो दूर तक नहीं ले बहुत अच्छी बात है। इट इज ट्रांसपोर्टेशन एनर्जी लॉस से बचने के लिए, क्योंकि हीट क्या होती है I²RT, वहां पर करंट जाती है तो फिर बुला लेता है, अरे कहाँ जा रहे लौट के आओ, तो बस वहीं ऑसिलेट करती रहती है, करंट को बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाना है। तो ऐसी स्थिति में जो ट्रांसपोर्टेशन लॉस है वो ग्रो नहीं कर पाता, बड़े बड़े वायर से केबल से शहरों में भेजना पड़ेगा। सो अल्टरनेटिव करंट इज प्रिफर्ड ओवर डीसी करंट टू सेव, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन एनर्जी लॉस। बात समझ में आई? और एक और भी बात है, जो डीसी का पंखा है वो एसी में नहीं चलेगा और एसी का पंखा डीसी में नहीं चलेगा। तो आप जब फैन लेने जाते हैं, सब एसी फैन हैं, इनको आप बैटरी से चलाने की कोशिश ना करें, इनके अलग वो होते हैं, तो वो इसलिए, ठीक है। तो मुझे समझ नहीं आया वो सर, घर में जो- एनर्जी लॉस वो हम छोड़ देंगे, लेकिन आपको अल्टरनेटिंग करंट समझ में आ गई ना? हमें जो सप्लाई होती है वो एसी होती है ना। ये सब एसी है, ठीक है। अगर डीसी करंट में आपका हाथ लग गया तो पोलैरिटी की वजह से चिपका लेगा। वो 50 वोल्ट की भी खतरनाक है, 220 की है तो तुरंत झटका लग के छोड़ देगा। तो आप इससे शॉक लेके हट जाते हो, इसमें झटका लग के छोड़ ही देता है खुद, और उसमें आदमी को चिपका लेगा जब तक कोयला ना बना दे। सर ये इसमें अच्छा है, बोल रहे हैं। आप जहाँ बताते जब बड़े बड़े वायर्स ऐसे टूटते हैं ना, तो वो अपने तरफ मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट करते हैं, लोग चिपक जाते हैं, तो वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से होता है ना। हाँ, अब हम आगे देखेंगे डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। ओके, दो चीज समझ में आ गई। सो डोमेस्टिक हाउस होल्ड सप्लाई इन इंडिया, हाउस होल्ड सप्लाई इज एसी करंट ऑफ 50 हर्ट्ज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखो ये लाइन, ये एमसीक्यू के लिए है। इन इंडिया जो हाउस होल्ड सप्लाई है इज एसी करंट ऑफ 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज का मतलब है कि 50 बार प्लस, 50 टाइम्स पॉजिटिव एंड 50 टाइम्स निगेटिव। अ टर्मिनल चेंजेस, एक टर्मिनल की बात कर रहा हूं। अ टर्मिनल चेंजेस विथ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ, कितने का पोटेंशियल डिफरेंस है साक्षी? पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 220 वोल्ट। कितनी बात समझ में आ गई? आगे देखते हैं, दैट इज डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। नो, कल परसों में हम आपका सेट 2 डिस्कस कर रहे हैं, फिर हम इसको धीरे धीरे इन्वायरमेंट को बढ़ाते रहेंगे। अब देखो, डोमेस्टिक सर्किट, ज़्यादातर चीज़ें बता दी गई हैं, लेट अस उन सबको एक बार भी कंसाइज करके देखना चाहिए। ओके, जैसे ये 1 सेकंड में ना 50 टाइम्स इन 1 सेकेंड लिख लो, चेंजेस इन 1 सेकेंड। चल, तो एक ग्रीन वायर है जो कि मेन सप्लाई से नहीं है, उसको हमें खुद ले जाके कॉपर हमने देखा था ना, स्ट्रिप जमीन में डालनी पड़ती साल्ट में, तो उसे अर्थ वायर कहते हैं। और वो हर 3rd पिन से जा रहा है, इसमें 3 पिन है तो 3rd पिन से वो कनेक्टेड है, ठीक है। तो दैट इज अर्थ वायर। जो आप बुक में देखो डायग्राम बना हुआ है, तो अर्थ वायर अलग से जा रहा है, दिस इज अर्थ वायर एंड इट इज अल्टीमेटली गोइंग इनसाइड अर्थ। जहाँ पर स्ट्रिप के साथ जो भी एक्स्ट्रा या लीकेज करंट है वो क्या हो जाएगी, आपको नहीं चुनेगी। इट ऑफ द ईसीएस पाथ एंड थ्रू अर्थिंग वायर it is ultimately going to earth, reaches to earth and user remains safe। इसका और कोई उद्देश्य नहीं है। सर
कल एक MCQ आया था हाँ। कि जब ओवरलोडिंग हो जाती है करंट की तो उसके लिए क्या यूज होता है, तो उसमें फ्यूज ऑप्शन था और ये भी ऑप्शन था। तो अर्थिंग तो शायद लीकेज करंट के लिए होती है हाँ। और उसके लिए फ्यूज होता है। फ्यूज है। फ्यूज है ना हाँ। आंसर। फ्यूज ही सही है, ओवरलोडिंग में ऐसे यूज नहीं करेगा। अब देखो, अब यहाँ पर ये देखो, दिस इज लाइव वायर। तो लाइव वायर और जो न्यूट्रल वायर उनके बीच 220 वोल्ट का डिफरेंस रहेगा। आप अभी अपनी सरलता के लिए 220 0 लिख सकते हो, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। न्यूट्रल में भी थोड़ी रेसिडुअल करंट रहती है। अगर वो 50 होगा तो ये 270 होगा। तो उनका वोल्टेज डिफरेंस मेन काउंट होता है कि कितने का डिफरेंस। समझ में आई बात कि नहीं? तो दिस इज लाइव वायर विच इज एट हायर वोल्टेज। इसका वोल्ट हाई है, हाई वोल्टेज। और दिस इज अर्थ वायर। तो लाइव वायर आप सबसे पहले इलेक्ट्रिक मीटर में जाएगा, कितनी करंट ड्रॉ कर रहा है। दिस इज इलेक्ट्रिक मीटर। नो, इलेक्ट्रिक मीटर जो आपके घर में रीडिंग होती है ना, रीडिंग ली जाती, जब ये घूमेगा तो घूमने की वजह से क्या होगा, देयर इज इलेक्ट्रिक करंट जब जाएगी तो एक प्लेट रोटेट करने लगती है। तो प्लेट रोटेट करेगी और उसकी वजह से उसमें जो नंबर्स लगे हैं वो क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। तो इलेक्ट्रिक करंट जाने पर उसमें एक मैग्नेटिक इफेक्ट होगा, इलेक्ट्रिक करंट रोटेट होगी और उस मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से क्या होगा, देयर इज द प्लेट रोटेटिंग। वो आगे अगली क्लास में देखेंगे, हमें ज़्यादा लेना देना नहीं, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट हमारे पास अभी करंट का रखा हुआ है, लास्ट वाला है, लेकिन बाद में देखेंगे। ओके ना, अब देखो इसमें से करंट आई और ये सप्लाई अब कहाँ आ जाएगी बताओ। अब इसी सप्लाई को आगे ले जाओ। तो ये रेड वाला ये इलेक्ट्रिक मीटर है, तो इससे कहाँ चला जाएगा बताओ, आगे। सही। और आगे जाने के बाद यहाँ से दिस इज MCB। MCB का क्या काम है, MCB वैसे इनको एक मेन फ्यूज भी रखना चाहिए। यहाँ पर एक मेन फ्यूज रखो इसी सप्लाई में। तो दिस इज मेन फ्यूज जो किसका होगा, लेड टिन अलॉय का होगा क्या। तो लेड टिन अलॉय इट इज लो मेल्टिंग डिवाइस। इफ मोर देन द रेटेड करंट passes through it, then it melts and does not allows the excess current to pass through it। तो ये किस अलॉय का बना हुआ है फ्यूज बताओ, बताते ही नहीं हो, ठीक है। तो लेड और टिन अभी बताया ना, PBSN दैट इज लेड टिन अलॉय है। तो ये लो मेल्टिंग डिवाइस है, फ्यूज वायर। तो फ्यूज वायर है, फिर इलेक्ट्रिक मीटर है, और उसके बाद अभी किसमें गया है, जैसे हमारे पास पीछे MCB का सेट है। MCB 3 सेट हमने लगवाए हैं, एक AC के लिए लगवा दिया, एक फैन के लिए लगवा दिया है, ठीक है, और एक लाइट के लिए लगवा दिया है। तो अब जिसमें फॉल्ट होगी, अगर हमारे AC में फॉल्ट है तो AC वाला ट्रिप होगा, बाकी तो हम पढ़ा सकते हैं कि नहीं। तो हमको ये भी पता चल जाता है कि फॉल्ट किस में है। सो अवर दैट इज हाउस होल्ड सप्लाई लाइन में बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज पर आवर प्रियोरिटी। हमारी क्या इमरजेंसी, हम क्या चलाना चाहते हैं, हल्की हल्की एक जगह लगा लो, कम से कम वो तो चलते रहे अगर हमारे कोई फंक्शन है। और दूसरा फैन का कर लो, एक AC का कर लो। तो ऐसे करके हम कर सकते हैं। ये 2 MCB भी हैं, हमने अलग अलग MCB भी लगवाए हैं। मान लो इसमें अगर थोड़ा सा भी सडन फ्लक्चुएशन हो, ये ट्रिप ऑफ हो जाएगी AC, उसका MCB अलग है, उधर वाले का कोई MCB नहीं लगा है, वो 500 वाट का है। तो दोनों में लगवा दिए, समझ में आ गई बात कि नहीं। तो इससे हमें पता चल जाता है इफ ए सडन फ्लक्चुएशन इज करंट इज सीन, कहीं लीकेज हो रहा है कुछ है तो फ्लक्चुएशन होगा, ये ट्रिप ऑफ हो जाएगी, हमारे कॉस्टली अप्लायंस को बचा लेगी, फिर बाद में इलेक्ट्रीशियन को बुलाकर वो फॉल्ट रेक्टिफाई कराई जा सकती है। अब देखिए देयर इज रीडिस्ट्रीब्यूशन, आप जाते समय देख लीजिएगा उसमें 6 अलग अलग दिख रहे हैं कि नहीं। तो वो 2-2 के पेयर में वो स्विच लगे हुए हैं, ठीक है, लास्ट में नहीं देख रहे, बहुत सारे हैं, वही MCB है। MCB का फुल फॉर्म क्या है सृष्टि, भाई तुम सोचने लगती हो, आप बताइए अपनी, हाँ बताइए, आप बोलो। हाँ, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। सो दिस इज, उसको लिख भी लेंगे, दिस इज इलेक्ट्रिक फ्यूज, दिस इज इलेक्ट्रिक मीटर, इलेक्ट्रिसिटी मीटर। इलेक्ट्रिसिटी मीटर में यहाँ कुछ नंबर आएगा,
उस नंबर में जैसे 3 ऐसे तुम्हारे घर में बना होगा ना, 3 0 1 4 ऐसे नंबर आता है कि नहीं, उससे वो रीडिंग नोट कर ले जाता है इलेक्ट्रिसिटी 6 डिजिट 8 डिजिट का। और उसके बाद ये रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइन है, बहुत सारी एमसीबी हैं। जो ऊपर ऑन होती है, देख लो ऊपर में ऑन है, और नीचे ट्रिप होती है तो ऑफ हो जाती है, ट्रिप हो गई नीचे गिर जाएगी अपने आप। सो इसमें से सप्लाई गई। दिस इज एमसीबी, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन पैनल। क्या चीज है, हमने अलग अलग दे दिया, एसी का अलग दे दिया, फैन, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन पैनल नहीं है, तो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। अभी इसकी अलग से डिफिनेशन ब्रेकर। और ये इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन पैनल। इतनी बात समझ आ गई। तो अब इसमें से जाएगा, और हमने ये मेन सप्लाई ले ली, तो मेन सप्लाई ले ली है, तो यहाँ पर 3 स्विच होंगे। चलो, तो अब एक हो जाएगा रेड वाले के लिए, एक किसके लिए हो जाएगा, ब्लैक के लिए, और एक किसके लिए हो जाएगा, ग्रीन के लिए। ये देखो, तो अब यहाँ पर 3 है, और यहाँ भी एक ले लो। तो ये ऐसे हमारे घर में स्विच है, आपने आप की भी लगा लो। ये तो हमारे सॉकेट हैं। एक होता है पिन, 2 पिन प्लग, एक होता है प्लग, और एक क्या होता है, सॉकेट। तो प्लग वो होता है जिसमें पिन्स होती हैं, और सॉकेट का मतलब जिसमें डाला जाए। तो दिस इज सॉकेट। अब यहाँ देख लीजिए, सर, हाँ, ये बुक में ग्रीन वायर का ये जॉकी है? ये जॉकी ऊपर से जाएगा, यानी अगर कहीं आप वो अगर सीधा कर दोगे तो ऐसा लगेगा उसको टच करके जा रहा है। जॉकी नहीं है, मतलब 2 वायर्स नॉट कनेक्टेड विद ईच अदर बट क्रॉसिंग ईच अदर। तो एक सिंबल नहीं दिया था शुरू में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के शुरू में, वही चीज़ है। अब ये देखो, ये ब्लैक है, तो यहाँ से सप्लाई ये न्यूट्रल की है, न्यूट्रल न्यूट्रल, तो न्यूट्रल न्यूट्रल को कनेक्ट कर दो, सारे न्यूट्रल हो गए। ये इस पे पिन हो गया। अब रेड को कैसे कनेक्ट करोगे, जरा देखो, ये रेड है, तो रेड वाला चाहे तो इसमें से यहाँ से ले लीजिए, फिर यहाँ ऐसे, क्योंकि कनेक्ट तो ये है, फिर यहाँ से गया, फिर ऐसे, तो तीनों में रेड कनेक्ट कर लिया। सही है। एक रेड का होगा। मान लीजिए तुमको सिर्फ ये बल्ब जलाना है, तो सिर्फ यहाँ पे आप एक 2 पिन प्लग लो। ये देखो, बल्ब को तो तुम्हें टच नहीं करना पड़ेगा ना, तो ये 2 पिन प्लग ले लो और सिर्फ इसमें लगा दो, और एक वायर इसमें चला गया और एक वायर इसमें चला गया, ये ध्यान दीजिए। और फिर इसमें एक स्विच लगा देना, तो स्विच क्या करेगा, स्विच इसको ऑन ऑफ कर देगा, क्योंकि ये हमारा पैरेलल कनेक्शन है। क्या इन सभी के बीच में, इसके और इसके बीच में 220 की सप्लाई वोल्टेज है? तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच live wire and neutral wire is 220 volt. If the same is the potential difference between different terminals, then such connections are known as parallel windings. सर आपका रेड वाला सीरीज नहीं बन गया? रेड वाला देखो, तुम्हारे पास अगर ये 3 है, एक ऐसे बनाओ, एक ऐसे बनाओ जैसे बुक में बनाए, और एक ऐसे बनाओ, और यहाँ पर ऐसे ऐसे ले लो, और ऐसे ऐसे ले लो, ऐसे ले लो, और ये अर्थ वायर है, ठीक है। अब अर्थ वायर को तो तुम छोड़ दो, और यहाँ देखो जो रेड रेड है उसको ऐसे ले लो, ठीक है। और ये 3 वायर हो गए, इनसे ले लो एक इधर, और बोलो दूसरा क्या है, जो न्यूट्रल है, क्या वो ब्लैक होगा? तो ब्लैक ब्लैक का एक साथ ले लो, और इनको भी एक साथ ले लो, और ये एक ऐसे। तो ये बताओ, ये अब अगर ये दोनों बैटरी से जोड़ दिए जाए या एक ऐसे, ये तुम्हें बताई थी अल्टरनेटिंग करंट, तो बोलो क्या ये पैरेलल नहीं है? बोलो अभी दिख रहा है ठीक से पैरेलल नहीं है भाई, एक टर्मिनल। फिर हम सब में कोई ये भी कह सकता है कि ज़्यादा दूर नहीं करेंगे, हम यहीं बल्ब जला लेंगे, भाई हमें समझना है अभी शुरुआती तौर पर, तो समझ लो। अब पैरेलल लग रहा है, तो यहाँ पे भी एक ऐसे ही बल्ब जला लो। अभी ये सब पैरेलल लग रहा है कि नहीं? पोटेंशियल ड्रॉप रजिस्टर ही है ये, नहीं तो सीधा सीधा भी कनेक्ट कर। तो पैरेलल, तो वही पैरेलल है, समझने के लिए। रेड वाला अलग और ये ब्लू वाला अभी उधर चला जाए, तो दोनों पैरेलल है कि नहीं? सिर्फ उसमें सीधा बना दिया तो आपको ऐसा लग रहा है, बुक में ऐसा बनाया तो आपको ज़्यादा क्लियर लग रहा है बात कि नहीं? तो तुमको वैसे करना वैसे कर दो, लेकिन अलग वायर है, रेड ये और ये अब उधर चला जाए। तो अब यहाँ देखिए,
तो ऐसे में अब आप इसमें क्या कर दें, एक ऐसे बल्ब लगा दें, तो ये जो बल्ब है इस तरीके से जल जाएगा। एंड अल्टीमेटली आप 2 पिन प्लग यूज कर सकते हो। फ्रिज चलाना है तो वहां पे आप क्या करो, तब वहां पर आप 3 पिन प्लग लगाओ। तो उसके केस में क्या कर देंगे, नाउ 3 पिन प्लग विल बी यूज्ड। फ्रिज चला लीजिए, उसमें 3 पिन होंगे, एक ये और एक ये, जिसको तुम्हें टच करना है। बात समझ आ गई? इसके अंदर 3 वायर्स होंगे। एक कौन सा वायर होगा, रेड, ग्रीन, और ये तीनों वायर इसमें होंगे। ठीक है, अभी हम आपको करंट नोटेशन भी बताएंगे, वास्तव में नोटेशन क्या होगा। तो जो जिसमें कनेक्ट करना है, तो ऐसे अप्लायंस में ये दिया रहता है कहाँ पे किसको कनेक्ट करना, वो वहीं लगाना होगा। तो ये तीनों जाएंगे फ्रिज में। तो जो आप हैंडल करते हो वो अप्लायंस ऐसे हो जाएंगे, और उनमें भी स्विच लगा दें, स्विच होगा, और फिर उसके बाद ये फ्रिज में कहीं पे कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। ओके, तो ऐसे हमने कर दिया। अब बताओ ये सप्लाई कहाँ जाएगी, ये वाली जब आपने कनेक्ट कर दिया तो यहाँ से हो गया, यहाँ से हो गया है, तो रेसिडुअल करंट भी तो वापस जानी चाहिए। उसको घर में तो रखोगे नहीं 50 वोल्ट को, 50 वोल्ट, ये 270 वोल्ट है, वो 50 वोल्ट है, 220 वोल्ट का डिफरेंस है। तो इसलिए यहाँ से देखो ये इससे अब लौटती हुई करंट है, इसको कहते हैं रेसिडुअल करंट। इससे गई और फिर इसके अंदर ये किस में लग गई, मीटर में। इसको मीटर से कुछ खास मतलब नहीं है, इन्होंने दे दिया कि रेसिडुअल करंट। ठीक है, तो अब यहाँ से ये चीज़ क्या हो गई, इसको वापस कर लीजिए, और फिर ये कहाँ जाएगी, इसको फ्यूज से नहीं ले जाना है, क्योंकि अल्टीमेटली हायर वोल्टेज है, वो सप्लाई कट हो गई तो आपके घर में आएगी नहीं वोल्टेज। तो ये हो गई न्यूट्रल, दिस इज न्यूट्रल वायर। ये भी पोल में जाएगा और ये भी पोल से 2 वायर हमेशा जाएंगे, ठीक है कि नहीं। तो जो 2 वायर आएंगे हाई और न्यूट्रल, इस ब्लैक वाले का मतलब ये जो 2 वायर आ गए, ठीक है। तो पोल में हमेशा एक वायर कैसा रहेगा, हाई वोल्टेज, और एक कैसा रहेगा, लो वोल्टेज। एक समझ लो, ऐसे तो एल्यूमिनियम में तुमको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन एक जो हाई वोल्टेज का उसे रेड मानो, आपके सूचना के लिए शुरुआती तौर पर बता जा रहा है। तो आपको यहाँ से कनेक्शन लेना है, और जो हाई वोल्टेज का हो उसी को फ्यूज वायर के थ्रू डालना है। नहीं तो इसको डालने से तो जब सब कुछ चला जाएगा तब फिर क्या फ़ायदा, ठीक। उसमें सडन अगर करंट आ गई तो आपका अप्लायंस बोल भी सकता है। तो आपको किसको फ्यूज वायर से जोड़ना है, दैट इज, ठीक है। तो ये आपकी दैट इज डोमेस्टिक सप्लाई। अब देखिए व्हाट इज एमसीबी, एमसीबी क्या होता है। So domestic supply is connected into parallel combination. ईशान, इसकी क्या मेरिट्स हैं? हाँ बोलो, क्या मेरिट्स बता रहे हैं आप? ईशान बताओ, why the domestic supply is connected into parallel connection? सब वही, ताकि एक खराब हो जाए तो दूसरे में बताएं। अगर बीच में कोई एक पैसा खराब हो जाए तो बाकी ठीक है। So parallel combination of resistors is preferred for, किसके लिए प्रिफर किया जाता है, डोमेस्टिक सर्किट। क्यों प्रिफर किया जाता है, ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन इज प्रिफर्ड फॉर डोमेस्टिक सर्किट एज इट हैज मेरिट्स, इट्स मेरिट्स आर ओवर सीरीज कनेक्शन, that is different appliance can be used independently, separate switching options can be given। हमें ये थोड़ी है कि हमको हीटर भी चलाना पड़ेगा और कूलर भी चलाना पड़ेगा, ये नहीं होगा। तो डिफरेंट स्विचिंग ऑप्शंस। एक बात बताओ, ये प्रिफर्ड में 2 आ रहेंगे कि एक? चेक करें, चलो डबल करें।
preferred for domestic circuit. So different switching options are available. हाँ रबलीन, अगला पॉइंट बताओ. बोलो. If one appliance go faulty, then other appliance can Continue working. continue working. If one appliance go faulty, then other appliance continue working. सौम्या थर्ड बताइए. If any fluctuation in current, ठीक है, साक्षी बताओ. सर पोटेंशियल डिफरेंस सप्लाई टू ईच अप्लायंस इज वो सब तो ठीक है, मेरिट बताओ कुछ. ध्रुवांशी, सृष्टि. सर यही कि तो इसका कुछ मेरिट भी तो था. so every appliance can generate its full efficiency. So all appliance work with it at its full efficiency. All नावे सोशल साक्षी ने करता है वर्क, जब ज़्यादा पोटेंशियल रहेगा तो अच्छे से काम करेंगे. वर्क और किसी को अगर भाई बांट लो 50 बल्ब हो 1.5 वोल्ट बांट लो, दिए की तरह चलो 1.5 वोल्ट तक सेल हुआ तो क्या वो अच्छा रहेगा? वर्क एट इट्स फुल एफिशिएंसी, ये चीज़ है. तो इसलिए पैरेलल कनेक्शन दिया जाता है. ओके, नाउ मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स. Now MCB has replaced safety fuses completely. अब safety fuse की जरूरत ही नहीं. ठीक है. Now MCB, हमारे यहाँ तो एक भी safety fuse नहीं, हमने लगाया नहीं. MCB has replaced. क्यों, कैसे रिप्लेस कर दिया? Has replaced safety fuses. तो वो क्या होता है किस बताओ? सेफ्टी सेफ्टी फ्यूज एक इस तरीके का होता है कि कट आउट होता है. मान लीजिए पहले अगर तुम गांव में देखो तो इस तरीके से कट आउट लगा रहता था. तो इसमें यहाँ से और यहाँ के बीच में एक वायर रहता था. तुमको सेफ्टी फ्यूज दिखाया नहीं क्या? तुम आई नहीं थी? हैं? क्लास में मिस नहीं क्लास में नहीं थी तो फिर से देख लो. ये लो. ऐसा दिखाया था ये, इसके बीच में मेटल हुआ है. तो ये लट जाता है यही है ये लेड और टिन वाला है, यही मेल्ट हो जाएगा तो कनेक्शन है. बीच में स्प्रिंग लोडर रहता है तो नहीं जाएगा. तो इसकी जरूरत नहीं तो ये पहले ऐसे लोहे का रहता था और ये कट आउट रहता था. ये कहीं कहीं आप देखोगे डिवाइस में ऐसे रहता है इस तरीके से. और इसके ऊपर देख लो तो इसके ऊपर क्या रहेगा ना, ये दूसरा इसके सामने है, उसमें एक वायर रहेगा. ये वो हम इस पे फिट कर देंगे. ये देखो तो ये चीज इसमें फिट होगी और इसमें वायर है. तो बताओ जब हम इसको इसमें डालेंगे तो सेफ्टी फ्यूज कनेक्ट हो जाएगा कि नहीं? इसके पीछे मेन सप्लाई लाइन आ रही, इसको लगा दो कनेक्ट और है रेडी पूरा. ये दो नहीं है, बस वो इधर से पार रेड है हो लेकिन गया। एक कनेक्शन है तो वो कंटिन्यूटी कर देगा सर्किट का. लेकिन अब इसकी जरूरत नहीं है ना वो छोटे वाले की भी जो मेटल कैप लगे रहते हैं, उसकी अब जरूरत नहीं है. तो पिकअप जैसे जब स्टार्टिंग में भी नहीं लगाया था नहीं, कहीं नहीं लगा रहेगा. पूरे सर्किट में जरूरत ही नहीं. क्यों? क्योंकि एमसीबी ने पूरा काम संभाल लिया है. क्या संभाल लिया? इट इज सो हेक्टिक टू रिप्लेस अगेन एंड अगेन सेफ्टी फ्यूज. तो ये चीज इसलिए इफ देयर इज सडन फ्लक्चुएशन इन करंट तो क्या होगा? इफ देयर इज sudden fluctuation in current. सेंटेंस पूरा करो सौम्या. if sudden fluctuation in current occurs, then MCB trips and prevents it. हाँ. And now circuit is open and no current no flows through appliance. ठीक है. So fluctuation in current due to
सम फॉल्ट, कुछ भी फ्लक्चुएशन हो सकती है ना, पता नहीं क्या उसके अंदर है, इफ सडन फ्लक्चुएशन इज इन करंट देन MCB ट्रिप्स ऑफ, ट्रिप ऑफ हो जाती है एंड सर्किट थ्रू, सर्किट अब इज ओपन, जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें ओपन हो जाएगा एंड सर्किट ओपन हो जाएगा, नो करंट फ्लोज थ्रू अप्लायंस एंड कॉस्टली अप्लायंस आर सेव्ड। इवन आप क्या करो ना, कुछ भी ना करो, यहाँ से एक तार निकालो, यहाँ से और ऐसे टच कर दो, मजा देखो, वहां सब MCB उसको मालूम है कि तुमने अचानक करंट बढ़ा दिए, यहाँ से तार निकालो, इसी में डाल दो, तो बोलो सडन बहुत करंट नहीं हो जाएगी, रेजिस्टेंस 0 कर दिया तो वो सब MCB गिर जाए। क्यों? वो स्पार्क से भी तुम्हारे घर को बचा रही है कि आग भी ना लगे, इवन तुम्हारे कॉस्टली अप्लायंस को बचा रही है, आग से बचा रही है, और तुम्हें क्या चाहिए? ठीक है, ओपन एंड नो करंट फ्लोज, कोई करंट नहीं फ्लो करती है थ्रू अप्लायंस, ठीक है, अप्लायंस से करंट नहीं फ्लो करेगी एंड कॉस्टली अप्लायंस आर सेव्ड, कॉस्टली आर सेव्ड। एक और लाइन लिखनी साक्षी, बोल दो तो लिख दें इसी में, and prevents from shorts. शॉर्ट सर्किट इन केस ऑफ स्पार्क आल्सो, इलेक्ट्रिक स्पार्क आल्सो MCB trips off, in case of electric spark, ठीक है, ये ऑल्सो या शॉर्ट सर्किट, सर्किट में से रेजिस्टेंस हटा दो तो यही होने वाला है, MCB trips off and prevents the fire hazards, saves us from fire hazards. Now, अब देखिए, what are the current color coding फॉर लाइव वायर, न्यूट्रल वायर एंड अर्थ वायर? अब वो पुराना नहीं चलता है, ये नहीं लिख सकते आप कि रेड है, हाँ ये सही बता रहा है। सो करंट कलर कोडिंग ऑफ लाइव वायर, अर्थ वायर एंड न्यूट्रल वायर, अभी आप बोर्ड्स में न्यू वाला ही लिखेंगे, न्यू वाला लिखना, पुराने ये नहीं लिखना है, बुक में ऐसा बना इसलिए। देखो लाइव वायर इज ऑफ ब्राउन कलर, यहाँ लिखो लाइव कैसा है, ब्राउन कलर है, ब्राउन बना देंगे, बुक में नहीं, ये पुरानी बुक है, नहीं है, नहीं है तो चेंज हुआ है, चेंज अभी नहीं किया है। और न्यूट्रल वायर ब्लू लिखो, न्यूट्रल कैसा है, ब्लू, और अर्थ वायर को ग्रीन ही रखा गया है। अर्थ वायर कैसा है, दिस इज न्यू कलर कोडिंग। चलो राइट न्यू कलर कोडिंग, of live wire, neutral wire and earth wire. Also write old color coding. तो उसी में लिख देना ओल्ड और न्यू। और एग्जाम में दोनों पता होने चाहिए। आप घर में काम करोगे तो दोनों पता होने चाहिए। सबके घर में नया नहीं आया, ये 4 साल पहले ही आया है, तो हम लोगों को घर में नहीं मालूम है तो पढ़ाई लिखाई का फायदा क्या। नाउ सेकंड, मेक द डायग्राम ऑफ डोमेस्टिक सर्किट। कितना ही कराएंगे।
डायग्राम खुद बनाना ही है, बता देंगे। सर वो विंटर में आप 2 टाइम क्लासेस होगे ना? विंटर में हाँ सर ले लेता था, बस कहीं गलती से एक्स्ट्रा क्लास ना लग जाए, इतने गंदे नंबर ना आए। मेरी तो कलर कोडिंग दोनों लिखो, ब्राउन ब्लू और ग्रीन है। ब्राउन तो रेड से मिल रहा है, ब्लू ब्लैक से मिलता है। सारे तो एक का कोड लिख देना। अरे यार जो फेल होता है उनकी नहीं। गलती का जैसा बुक में वैसे। वो अरे नहीं करती भाई वो उनके लिए कंपलसरी होता है, बाकी लोगों के लिए ऑप्शन होता है, आना आओ नहीं आना नहीं। ये तो एमसीबी ट्रिप होता है, बोर्ड में ट्रिप नहीं होता, इसका नाम है ट्रिप होना। मेरे को भी एक सब में सेम, सब पैरेलल, ऐसा नहीं है, पैरेलल है सारा, नहीं तो फिर फायदा ही क्या है। चलो ये लो। क्या सर ये बल्ब और फ्रिज बनाना है? ये सब कुछ नहीं बनाना, ये तो आपको समझाने के लिए इतना ही बनाना। सर कलर के हिसाब से कैसा कलर? कलर में किनारे कलर लिखना। हाँ बस स्टार्ट से डाला चलो बात नहीं करोगे, स्टार्ट करो, 5 मिनट। सर इसे सिर्फ एमसीबी लिखना चल जाएगा वो? हाँ? सर वो तो जस्ट एमसीबी एमसीबी लिखना। बुक बंद कर देना। सेफ होगा, सेफ बस फ्रॉम फायर। ओके नाउ स्टार्ट इट। बात ना करें। बंद कर दो सुप्रिया।